रात के 11 बजे गायत्री निवास के हॉल से रामायण सीरियल की आवाज आ रही थी। देखा बहू, इस तरह मर्यादा आपको कहां से कहां ले जाती है। इन्हें क्या समझा रहे हो, ये तो समझ गई। ये संस्कार तो मुझे अब अपने पोते पोतियों को देना है। काफी देर हो गई है, मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए। मैं चलती हूँ माँ जी, आप भी आराम कर लीजिए। आप तो जानती है माँ जी, भाभी को अकेले नींद आती नहीं। अमन चाचा जी के घर गए हुए हैं, मैं जरा भाभी को कंपनी दे देती हूँ और उनसे नन्हे बाल गोपाल के बारे में भी बात कर लूंगी। आप बेफिक्र रहिए। यह ज्ञान मुझे सिर्फ बड़ी बहू के बच्चों को नहीं, तेरे बच्चों को भी देना है। तो तू भी जरा खुशी की खबर जल्द से जल्द दे दे मुझे, है? चलिए जी। शर्माती हुई अंकिता अपनी जेठानी के कमरे में आ जाती है। प्रिया और अंकिता यूं तो देवरानी जेठानी थी, पर सहेलियों की तरह रहती थी। आज होगा गर्ल्स हाउस पार्टी। मैं अपनी कौन सी वन पीस ड्रेस लेकर आऊं भाभी? बताओ ना, कौन सी ड्रेस पहनोगे आप? क्या अंकिता, बंद कमरे के अंदर कपड़े बदलकर 2-4 फोटो खींचने में क्या मजा है? लाइवली, इससे हम लाइवली फील करते हैं। देखिए भाभी, भैया घर पर है नहीं, अमन भी बाहर गए हुए हैं। ऐसे में दिन भर खाना बनाने के बाद, सास ससुर की सेवा करने के बाद, अगर हम 2 मिनट हंस बोल ले, अपने मन का खाना खा ले, 2-4 गाने सुनकर झूम ले, तो इसमें बुरा क्या है? इससे कितने सेल्स रिवाइव हो जाएंगे, आपको अंदाजा भी नहीं है। चलिए आप जल्दी से चाइनीज ऑर्डर कीजिए, मैं अपने कमरे से ड्रेसेस लेकर आती हूँ। बस फिर दम मारो दम। इस गाने पर दोनों देवरानी जेठानी कमरे में झूमना शुरू कर देती है। नाच गाना खिलना खाना और साथ में टीवी पर चलती एक लव स्टोरी, परफेक्ट गर्ल्स डेट। प्लीज आयशा रुक जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे फिर छोड़कर चले जाओगे आर्यन? अरे भाई आयशा हमेशा डाउट पे क्यों रहती है बहन? हाँ बोल देना, सामने से इतना अच्छा लड़का प्रपोज कर रहा है। ये बोल क्यों नहीं रही है कुछ? ये मूवी वाले इतना सस्पेंस क्यों डालते हैं? सस्पेंस कहाँ डालते हैं, सच दिखाते हैं। गहरी और भारी आवाज में प्रिया जैसे ही ये कहती है, अंकिता फौरन रिमोट से ऑफ बटन प्रेस करके टीवी बंद करके अपनी भाभी की ओर नजरें घुमा लेती है। मतलब मैं सही थी? क्या चल रहा है भाभी आपके और भैया के बीच? पता नहीं अंकिता, मम्मी जी चाहती है मैं इस घर के वारिस को जन्म दूं, पर मुझे नहीं लगता ऐसे हालातों में एक बच्चे को इस दुनिया में लाना सही होगा, जब उसके पापा ही उसकी माँ से प्यार ना करते हो। वो क्या औरतों की इज्जत करना सीखेगा? और ऐसे बच्चे अक्सर भटक जाते हैं। ऊंची सांस भरती हुई प्रिया अंकिता के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, ये खुशी मैं तो इस घर को नहीं दे सकती, पर तुम दे सकती हो अंकिता। तुम्हारी शादी को भी साल भर होने आ गया है, तुम बच्चा क्यों नहीं प्लान करती? जिसे इस दुनिया में आना होगा ना भाभी, वो खुद रास्ता बना लेगा। और जब पहले ही 1000 झंझट घर में चल रही हो, तो उनको सुलझाने में लगना चाहिए, ना कि किसी और उलझन को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आप बताइए चल क्या रहा है आपके और भैया के बीच में? मतलब मुझे आई एम सॉरी भाभी, पर परसों भैया जब देर से घर लौटे थे तो कुंडी की आवाज से मेरी नींद खुल गई थी और मैंने देखा वो बिस्तर पर नहीं बल्कि फर्श पर सो रहे हैं। हाँ, ये सब तो शादी के 6 महीने बाद ही शुरू हो गया था अंकिता। अपने कमरे में यहां से वहां बड़बड़ाती हुई प्रिया चक्कर काट रही थी। उसके माथे पर जैसे किसी का खून सवार था। तभी कमरे का दरवाजा खोलकर अभिषेक अंदर आता है। अरे क्या हो गया बीवी जी, वजन कम करना है तो जिम ज्वाइन कर लीजिए। यूं कमरे में यहाँ से वहां करने से वजन कौन सा कम हो जाना है? मैंने भी पहले बहुत कोशिश की थी, कोई फायदा नहीं हुआ। प्रिया अभिषेक के करीब जाती है और उसकी शर्ट को नजदीक से सूंघते हुए कहती है, फिर से पीकर आए आप? अरे यार, ये क्या तुम घूम फिर कर खाने पीने पर आ जाती हो? पानी पीकर भी नहीं आए क्या आदमी? बाहर से पानी पिया था बस, रास्ते में प्यास लग गई थी। एक तो 2 दिन से बाहर गया हूं, अभी घर में घुस रहा हूं, उस पर भी तुम सवाल जवाब कर रही हो। मुझे पता है मुझे आपसे अभी सवाल जवाब नहीं करना चाहिए, पर आपकी गैर मौजूदगी में आपके दूसरे फोन पर मिताली नाम की किसी लड़की का फोन आया था। ये सुनते ही अभिषेक घबरा जाता है और सबसे पहले अलमारी खोलकर कपड़े में रखे अपने कपड़ों के बीच में अपना दूसरा फोन ढूंढना शुरू कर देता है। मतलब कि आपके पास दूसरा फोन है, मेरी समझ के बाहर। 2 क्या, आप 10 फोन रखिए ना, पर उसे छुपाकर इस तरह रखने की क्या जरूरत है? और उस फोन में सिर्फ एक ही नंबर मिला था, मिताली का। वो आपको मिलने के लिए क्यों बुला रही है? अब क्या बताऊं प्रिया, ये मिताली ना मेरे दुकान से माल लेकर गई थी पूरे 10 लाख का, और कैश नहीं चेक दिया था उसने, जो बाउंस हो गया। फिर कहने लगी मेरे पति मर गया, मैं बैंकरप्ट हूं, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना, और जब भी पैसों की बात करो तो अकेले मिलने बुलाती है। अब ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा, अगर उसने मुझे फंसा दिया तो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था डार्लिंग, बस इतनी सी बात है।
चलो अब मुझे जरा आराम करने दो। मुझे माफ कर दीजिए अभिषेक जी, मैंने आप पर बेवजह शक किया। आप आराम से सो जाइए। आपने भैया से दोबारा इस बारे में क्रॉस चेक नहीं किया? पूछना चाहिए था भाभी आपको। एक बार में ही उनकी बात पर यकीन कर लिया। हाँ प्रिया, और यही गलती हो गई शायद मुझसे। ये तो उनकी पहली गलती थी जो मेरे सामने आ गई, और फिर इसी तरह से वो हर बार पी कर आने लगे। रात के 2 बज गए हैं, ये अभी तक आए नहीं, फोन भी नहीं उठा रहे। इस तरह रोज इतनी देर से आना मुझे तो समझ में नहीं आता। तभी प्रिया के फोन की घंटी बजती है और फोन पर अभिषेक कहता है, मैं आ गया हूँ प्रिया, बाहर हूँ, जरा दरवाजा खोलना। ऐसा क्या काम करते हैं आप? पूरा बाजार यहाँ 11 बजे बंद हो जाता है और आप 2 बजे घर आते हैं। आ रही हूं मैं, रुकिए। प्रिया दरवाजा खोलती है और अभिषेक जैसे ही अंदर आता है उसके बदन से बड़ी गंदी बदबू आती है। प्रिया समझ जाती है कि अभिषेक ने आज फिर से ड्रिंक किया है। जब आप शहर से बाहर जाते हैं तब कह देते हैं कि बिजनेस ग्रुप के साथ बाहर गया था, उन लोगों ने जबरदस्ती पिला दी। पर अभी तो शहर से बाहर भी नहीं गए थे आप। दुकान से आते वक्त पीना, ये क्या नया टंटा पकड़ा है आपने? मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही हूँ आप बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं। पापा जी या माँ जी को इस बारे में पता चला तो वो कितने दुखी होंगे। अरे मैं क्या करूं प्रिया, मैं जीना ही नहीं चाहता। जिंदगी तबाह हो गई है मेरी। बिजनेस में घाटे पर घाटा हो रहा है। इस टेंशन में मुझे नशा करने की आदत कब लगी मुझे ही पता नहीं चला। मैं जल्दी खुद को सुधारने की कोशिश करूंगा। पापा मम्मी से नजरें नहीं मिला सकते, इसलिए अब देर से आने लगा हूं। हे भगवान, आपकी लाइफ में ये सब चल रहा है और आप अपनी अर्धांगिनी से ही छुपा रहे हैं। आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? आपकी खुशियों को बांटने के लिए सिर्फ आपकी बीवी नहीं बनी थी मैं। आपके दुख में भी पूरी भागीदारी है मेरी। शादी में जो मम्मी के यहाँ से गहने मिले हैं मुझे और यहाँ से जो माँ ने चढ़ाए हैं, वो सारे गहने मैं कल सुबह ही बैंक लॉकर से निकाल कर आपको दे दूंगी। आप उसे बेचकर काम में पैसे लगाइए, काम ज्यादा जरूरी है। इसी तरह वो हर बार मुझे एक इमोशनल स्टोरी सुनाकर खुद को विक्टिम दिखाते रहे और मैं उनके प्यार में पागल उनकी हर बात मानती रही। अपने सारे गहने मैंने उन्हें दे दिए, जिन्हें बेचकर उनके पास जो पैसे आए उससे उन्होंने गाड़ी खरीदकर अपनी दुकान के एक स्टाफ को दे दिया। सच में मैम, आप जैसी वाइफ किसी की हो ना तो उसकी लाइफ तो सेट हो जाए। मतलब आज के जमाने में, मेरा मतलब है किसी भी जमाने में कोई भी पत्नी अपने पति को किसी और औरत के साथ देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। और एक आप है जो सर को पता नहीं किस किस के साथ बांटने को तैयार है। वरना 15 लाख की गाड़ी कोई अपने स्टाफ को ऐसी बिना बीवी के परमिशन के नहीं दे सकता। क्या 15 लाख की गाड़ी किसे दी अभिषेक जी ने? ये तो सभी को पता है मैम कि सर आए दिन दुकान की हर तीसरी फीमेल स्टाफ को कुछ न कुछ तोहफा देते रहते हैं। आजकल प्रीति पर उनका मन आया हुआ है ना। उसके घर के खर्चे उठाने से लेकर उसकी ख्वाहिशों का ध्यान रखने तक क्या नहीं करते अभिषेक सर। यूं तो प्रीति हमारे दुकान में स्टाफ बनकर आई थी, पर किसी मालकिन से कम ठाट नहीं है उसकी। अरे आप हैरान क्यों है मैम? आपको इस बारे में खबर नहीं थी क्या? ये प्रीति कहाँ मिलेगी मुझे? प्रिया बिना देरी किए प्रीति के घर पहुंच जाती है, जहां दरवाजे पर ही वो अभिषेक को प्रीति के गले लगते हुए उसका माथा चूमते हुए देख लेती है। प्रिया की आंखों से आंसू के बूंद छलक जाते हैं और वो पीछे मुड़कर वापस अपने घर लौट आती है। एक रोज जब प्रिया अपने पति के कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल रही थी, गायत्री वहां आती है। अरे बहू, ऐसे ही कपड़े मशीन में मत डाल दे। पिछली बार अमन बड़ा नाराज हो गया था। उसकी जेब में कुछ इम्पोर्टेंट कागज थे तो कपड़ों की जेब से देख ले कहीं अभिषेक ने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। प्रिया शर्ट को जैसे ही पलटती है, उसकी कॉलर पर लगा हुआ लिपस्टिक का मार्क उसकी आंखों के सामने आ जाता है। बस अब यही चीज देखनी बाकी रह गई थी। प्रिया अभिषेक की पैंट की जेब में जैसे ही हाथ डालती है, उसमें से होटल रूम की बुकिंग स्लिप निकलती है। तो ये पिछली रात यहाँ थे। वहां प्रीति के साथ तो नहीं गए होंगे, क्योंकि प्रीति के घर तो इनका आना जाना है ही। यानी उनके जीवन में एक नहीं पता नहीं कितनी लड़कियां हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इनके जीवन में क्यों हूं। आपके जीवन में इतना कुछ चल रहा है भाभी, और आपने किसी को बताया भी नहीं। ये गलत है। बताया था, अपनी मम्मी को बताया था तो मम्मी ने कहा कि क्या चाहती हो तुम? पति से अलग होना चाहती हो? पति से अलग हुई औरत को समाज गंदी नजरों से देखता है। अब तुम्हें वहीं रहना है तो अच्छे से ही रहो। प्रिया और अंकिता की बातों बातों में ही सुबह हो जाती है। दोनों नहा धोकर रसोई में आती है। अरे बहू, देखो कौन आया है, संकेत। बैठो बेटा बैठो। अंकिता अंदर ही है, नाश्ता लेकर आ रही है बस।
बर्तन छोड़ो, मैं यहाँ हूं ना, तुम हॉल में जाओ, तुम्हारा भाई आया है। ऐसे भाई को इंतजार कराना अच्छा नहीं लगता। जरूर उसकी शादी पक्की हो गई होगी, नहीं? जिस दिन ये हो गया ना भाभी, हम गंगा नहा लेंगे। पर पता नहीं भैया को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। अंकिता बाहर जाकर सांकेत के पास बैठती है। प्रिया सभी के लिए नाश्ता लेकर आती है। तभी सांकेत के फोन की घंटी बजती है। अरे क्यों सहना इतना निक्की? वो तुम्हारे होते हुए भी किसी और औरत के साथ रिश्ता रख रहा है, तुम्हें मारता पीटता है। मैं तो कभी भी किसी भी औरत को ये सहने को नहीं कहूंगा। अरे तुम रो मत, भाई मानती हो ना मुझे। मैं आता हूँ तुम्हारे घर, बात करता हूँ उस लड़के से। क्या हो गया बेटा, किसका फोन था? समाज को क्या होता जा रहा है अंकल जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं पत्नियां पतियों की मारपीट कर रही है तो कहीं पति पत्नियों को मार रहे। ये निक्की, इसका पति और मैं क्लासमेट थे हम। शादी इसकी उसी से हुई जिससे ये प्यार करती थी, और अब वो उसे मारता पीटता है। वो मुझे घर बुला रही थी अपने हस्बैंड से बात करने के लिए। मैं गर्मा गर्म फुलके लेकर आती हूँ, आप लोग खाना खाइए। प्रिया सहम जाती है, मानो उसकी कहानी उसी के आंखों के सामने किसी ने रख दी हो। सभी नाश्ता एंजॉय कर रहे थे कि अभिषेक अंदर आता है। कहाँ था बेटा तू? मुझे लगा तू कमरे में सो रहा है। तू अब जाकर आया है? हाँ, वो जरा काम से गया था माँ। आप नाश्ता एंजॉय कीजिए ना, मैं कमरे में जाता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। अभिषेक कमरे में जाते ही अपनी बीवी को जोर जोर से आवाज देना शुरू कर देता है। प्रिया कमरे में जाती है। ओह, तो यहाँ रंग रलिया मना रही हो? पति घर पर आया नहीं तो देवरानी के भाई को बुलाकर बिठा दिया। कहीं तुम्हारा उसके साथ चक्कर तो नहीं है? ये क्या बोल रहे हैं अभिषेक जी? मैं रसोई में हूँ, सांकेत जी आते हैं तो मैं उनके सामने 2 मिनट भी खड़ी नहीं रहती। और ये किस लहजे से बात कर रहे हैं आप मुझसे? तो आप तुम मुझसे जबान दराजी करोगी? ये कहता हुआ अभिषेक प्रिया की गाल पर एक तमाचा जड़ देता है। जिस तरह से वो सांकेत आए दिन आकर हमारे घर में बैठने लगा है, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अपनी साड़ी के पल्लू से अपने गाल को छुपाए प्रिया किचन में आती है और अपने काम में लग जाती है। फिर से भैया ने आप पर हाथ उठाया। भाभी, कब तक बर्दाश्त करेंगे आप? हद होती है किसी चीज की। मजबूर हूं अंकिता, मैं शादी के इतने सालों के बाद कहाँ जाऊं? मेरे मायके वालों ने तो पहले ही कह दिया है मुझे कि यहाँ से डोली उठी है, अब अर्थ ही आनी चाहिए। पढ़ाई छोड़ी इतने दिन हो गए मुझे, अब नहीं लगता कोई मुझे नौकरी देगा। माँ और पापा जी को उन बातों की खबर नहीं है, और उन्हें बताया भी तो मुझसे कितना भी प्यार क्यों ना करे, साथ तो अपने बेटे का ही देंगे। इसलिए तमाशा करके क्या फायदा? जितने दिन की जिंदगी है इस घर में गुजार लूंगी। घर के बाहर पैर रखा तो भेड़िए लूटने को आ जाएंगे। रात को जैसे ही अमन अपने चाचा जी के घर से वापस लौटता है, अंकिता उससे इस बारे में बात करती है। भैया की करतूत मुझसे छुपी नहीं है अंकिता। मुझे क्या, ऑफिस के सभी स्टाफ, आसपास के लोग, किसी जगह हमारी इज्जत छोड़ी नहीं भैया ने। पर वही बात है ना, लड़का कुछ भी करे बदनामी बीवी की होती है। सबको लग रहा है कि भाभी बच्चा नहीं करना चाहती, इस कारण भैया स्ट्रेस में बाहर औरतों से रिश्ते बना रहे हैं। जिसे जो सोचना है सोचने दो। मैं भाभी को रोज रोज यूं मरता हुआ नहीं देख सकती। लोगों के लिए हमारा घर एक आदर्शवादी घर है, पर इस घर में दरवाजे बंद होने के बाद अंदर क्या होता है ये हमें ही पता है। मैं भाभी की दूसरी शादी की सोच रही हूँ। ये बात छोटी नहीं है। तुम अपनी जेठानी की शादी किसी और से करवाना चाहती हो, वो भी अपने जेठ के रहते हुए। तुम समझ रही हो लोग क्या समझेंगे? एक रोज अंकिता का भाई सांकेत उसके घर आया हुआ था, जहां पूरा परिवार मिलकर उसकी टांग खींच रहे थे। बताइए बताइए भैया, कैसी लड़की चाहिए आपको? या फिर कहीं छुपा कर शादी वादी तो नहीं कर रखी आपने? ऐसा है तब भी बता दीजिए, पापा जी को मैं मना लूंगा। वैसे भी दामाद की बात कौन डालता है? अरे नहीं नहीं दामाद जी, वो बात नहीं है। आजकल सभी से भरोसा ही उठ गया है मेरा। वैसे एक बात कहता हूँ आंटी जी, आप बड़ी खुश नसीब है जो आपके घर दोनों बहुएं इतनी अच्छी आई है, चाहे वो प्रिया जी हो या अंकिता। अभिषेक जी किस्मत वाले हैं जो इतनी सादी समझदार लड़की मिली है उन्हें, वरना इतना पेशेंस आज के जमाने में किसी में नहीं देखा मैंने। भाई जिसे चाहिए इतनी पेशेंस वाली लड़की वो रख ले, मेरे तो मत्थे मार दी गई है। मुझे तो 1 नंबर की शैतान लड़कियां पसंद है जो आपके कान को अपनी बातों से ही काट डाले। इस डिस्कशन से अंकिता के दिमाग में एक आइडिया आता है। तुम पागल हो गई हो क्या अंकिता? कुछ भी बोल रही हो। अपनी जिठानी की शादी, वो भी अपने जेठ के होते हुए। क्या हो गया तुम्हें? आपको भाभी पसंद है या नहीं? मेरा मतलब है अगर भाभी जैसी लड़की से आपकी शादी हुई होती तो आपको मंजूर होता रिश्ता? नहीं, कहाँ होता। मतलब मैरिड नहीं चलेगी ना,
मेरा मतलब है जिसका एक रिश्ता टूटा हो उससे कौन ही शादी करेगा। देखो, मैं इन चीजों में नहीं मानता। लड़की मुझसे लंबी हो या नाटी, उम्र में बड़ी हो या छोटी, डिवोर्सी हो या विडो, लड़की अच्छी होनी चाहिए। और आजकल कोई अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे। आंखों में सीआईडी वाले चश्मा लग गए हैं मेरे। आपने न जाने कितनी लड़कियों को टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आने में मदद की है भैया। क्लास की हर तीसरी लड़की को बहन बना लेते थे आप। यहाँ रोज आते हैं, फिर भी आपको एक रिश्ते में फंसी हुई लड़की दिखाई नहीं दी। अपनी जेठानी और जेठ के रिश्ते की एक एक बात अंकिता अपने भैया को बता देती है। ये तो अजीब कश्मकश है। तभी चाय लेकर प्रिया कमरे में आती है। सांकेत की नजर झुक जाती है। ये क्या हो गया, आप दोनों चुप क्यों हो गए? कोई पर्सनल बात हो रही थी क्या? मैं तो बस चाय लेकर आई थी। ये घर आपका ही है प्रिया जी, आप भी यहाँ बैठ सकती हैं। देवरानी की भाई से शादी, इस बारे में प्रिया के दिमाग में कोई हिंट ही नहीं था, पर समय एक नया रास्ता बनाने को तैयार हो गया था। आपको क्या लगता है, ये रिश्ता आगे बढ़ना चाहिए या प्रिया को इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में अपनी जिंदगी गुजार देनी चाहिए? कमेंट में बताइएगा जरूर। सुबह के वक्त रश्मि और नेहा नाश्ता तैयार कर रही थी। रश्मि पूरी बेल रही थी और बड़ी बहू का फर्ज निभाते हुए वो नेहा को चने बनाने का काम सौंपती है। नेहा, जो कि अभी नई नई ससुराल में आई है, उसे शो ऑफ करने की बड़ी बुरी आदत है, लेकिन सच में तो उसे खाना बनाना आता भी नहीं है। नेहा, घर में सबको छोले पूरी बहुत पसंद है। मैं पूरियां बेल रही हूँ, तुम एक काम करो, मसाले वाले चने बना लो। तुम्हें आता है ना बनाना? हाँ भाभी, मुझे तो सब आता है। चने मसाले बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस मसाले डालो और चने बन गए। नेहा, मसाले वाले चने बनाने में बहुत कुछ लगता है। इसमें प्याज, टमाटर, मसाले, चटपटापन और सही मात्रा में मिर्च डालनी पड़ती है। सब बैलेंस करना पड़ता है। भाभी, आपको क्या लगता है सब कुछ आपको ही आता है? मुझे कुछ नहीं आता। मैं तो ऐसे चने बनाती हूँ जो खाकर लोग उंगलियां नहीं प्लेट तक चाट जाते हैं। आप बस देखती जाओ, आज के बाद ये घर मेरे बनाए चनों का फैन हो जाएगा। अच्छा, बनाओ तो सही। अगर दिक्कत हो तो बता देना, मैं तब तक बिट्टू को स्कूल के लिए रेडी कर देती हूँ। ये कहकर रश्मि रसोई से बाहर चली जाती है। नेहा जोश में आकर चने में खूब सारे मसाले और मिर्च डाल देती है और फिर खुद से बड़ाई करते हुए चने को देखती है। लो भाई, बन गए रश्मि भाभी के चने मसाले। अब देखो, सबके मुंह में पानी आएगा और इसे खाते ही सब मेरी तारीफों के पुल बांधने लग जाएंगे। इधर रुक्मिणी देवी, मुकेश, राकेश और रोहन टेबल पर बैठे थे। सबको भूख लगी होती है। रश्मि सबको नाश्ता परोसती है और नेहा को रसोई से और पूड़ियां लाने को कहती है। नेहा रसोई में चली जाती है। तभी रुक्मिणी देवी एक निवाला लेकर बोल पड़ती हैं। हाय श्री राम, इतने मिर्च! ये छोले है या मिर्चा बम? मेरा तो मुंह ही जल गया। हाँ, ये चने खाकर तो फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी। माँ, मेरे तो कान तक लाल हो गए। एक निवाला लिया और ऐसा लग रहा है जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। ये चने किसने बनाया है? अब रोहन हंसते हुए कहता है, अरे मेरे गले से धुआं निकलने लगा है। ये छोले है या आग का गोला? रश्मि, ये क्या बनाया है तुमने? घर में तो सब मिर्च खा खाकर अग्नि परीक्षा देंगे अब, है? तुमसे खाना बनाने में ऐसी चूक कभी नहीं होती, फिर आज क्या हो गया? माँ जी, मैंने नहीं बनाया, नेहा ने बनाया है। उसने कहा था कि उसे बहुत अच्छे चने बनाने आते हैं, तो मैंने कह दिया कि फिर तू ही बना ले। तब तक नेहा रसोई से और पूड़ियां लेकर आती है। नेहा बेटा, ये चने तुमने बनाए हैं? हाँ माँ जी, भाभी ने मसाले वाले चने बनाने को कहा था, तो मैंने चनों में खूब सारे मसाले डालकर चने बनाए। क्या हुआ, अच्छे नहीं बने क्या? तभी रोहन अपने मन ही मन कहता है, नेहा, ये मसाले वाले चने नहीं है, ये तो मिर्ची के बम है, और लगता है तुम नमक डालना ही भूल गई हो। मुकेश अब धीरे से रुक्मिणी के कान में कहता है, जाने दो रुक्मिणी, अभी नई नई आई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। नेहा बहू अभी नादान है, मौका तो देना चाहिए ना उसे सब सीखने का। नेहा बेटा, चने अच्छे बने हैं, बस नमक कम है, और अगली बार बनाना तो मिर्च का जरा ध्यान रखना। सभी मन ही मन हंस पड़ते हैं। रुक्मिणी देवी भी मुस्कुरा देती हैं। नेहा खुश हो जाती है। सब थोड़ी हंसी मजाक के बाद नाश्ता करने लगते हैं। कुछ दिन बाद रश्मि और नेहा दोनों बाजार सब्जी लेने जाती हैं। रश्मि और नेहा सब्जियां खरीद रही थी, तभी रश्मि की सहेली राधा मिलती है। अरे रश्मि, कैसी है? बड़े दिनों बाद देखी तू। सब ठीक तो है? हाँ राधा, दोस्तों से मिलने का तो बहुत मन करता है,
पर क्या करे, घर के काम खत्म ही नहीं होते। समझ सकती हूँ, पर ये कौन है तेरे साथ? तेरी देवरानी है क्या? हाँ, ये मेरी देवरानी नेहा है, अभी अभी शादी करके आई है। सही है, अब तो तेरे मजे ही मजे। देवरानी है, काम बांट लेगी, अब तो आराम से गपशप करेगी। नेहा फौरन बात काटती है, उसे खुद को बेहतर दिखाने का मौका जो मिल जाता है। हाँ हाँ राधा दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब रश्मि भाभी आपसे मिलने भी आएंगी और शॉपिंग भी करेंगी। घर का काम तो मैं देख लूंगी। वैसे भी भाभी से पूछिए, मैं कितने अच्छे से पूरी रसोई अकेले ही संभाल लेती हूँ। और घर में ना सबको मेरे हाथ का खाना बहुत ही पसंद है। खाना तो मैं लाजवाब बनाती हूँ। अच्छा हाँ राधा दीदी, सच में अभी कुछ दिन पहले ही मैंने मसाले वाले चने बनाए थे। सबने ऐसे मजे लेकर खाए जैसे ऐसे चने उन्होंने पहले कभी खाए ही ना हो। तभी रश्मि बात को बदलते हुए कहती है, हाँ राधा, एक दिन मिलते ना सारे दोस्त साथ में। वैसे सब्जियां ले ली? हाँ, चिंटू पाव भाजी खाने की जिद कर रहा था। घर में सब्जियां खत्म थी तो शिमला मिर्च, प्याज, गाजर, पत्ता गोभी और बीन्स ले रही हूँ। तभी नेहा एक बार फिर से बीच में कूद पड़ती है। और राधा दीदी, जाते समय पाव लेना मत भूलिएगा। पाव भाजी के लिए पाव जरूरी है ना। वैसे भी पाव भाजी का असली स्वाद तो पाव से ही आता है। राधा और रश्मि एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। राधा समझ चुकी कि नेहा को दिखावा करना बहुत पसंद है, वो उसकी उस्ताद है। हाँ नेहा, सब्जियां यहाँ से ले रही हूँ, जाते वक्त पाव भी ले लूंगी। सब्जी मंडी। राधा वहां से चली जाती है। रश्मि और नेहा सब्जी खरीदकर घर की ओर लौटते हैं। रास्ते में नेहा अपनी तारीफों की पुल बांधने लगती है। भाभी, राधा दीदी कितनी ओवर एक्टिंग कर रही थी पाव भाजी के नाम पर। अरे इसमें लगता ही क्या है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। भाजी मतलब सब्जियां, सब्जियां और पाव मिल गए तो पाव भाजी तैयार। मैं तो इस पर ट्विस्ट भी डाल सकती हूँ, शाही पाव भाजी, मलाई पाव भाजी, इटालियन स्टाइल पाव भाजी और भी बहुत कुछ। रश्मि नेहा की बात सुनकर मन ही मन हंसती है। उसे नेहा की आदत अब पूरी तरह समझ में आ रही थी। नेहा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अच्छा खाना बनाना भी एक कला है, काफी कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। रश्मि की मुस्कान बहुत कुछ बयां कर रही थी, पर नेहा को उसकी बातों का मतलब समझ में नहीं आया। वो तो अपनी तारीफों में ही मगन थी। दोनों गपशप करते हुए घर लौटते हैं। दोपहर के वक्त पूरे परिवार के लोग ड्राइंग रूम में आराम कर रहे थे। नेहा किचन में कुछ बना रही थी। किचन से उसकी आवाजें आती हैं। वो बार बार किसी चीज को लेकर जोर जोर से बोलती है ताकि सब सुने। अरे ये कढ़ाई कहाँ रखी है भाभी? कढ़ाई पनीर बनाने के लिए सबसे सही कढ़ाई चाहिए। बिना कढ़ाई के तो कढ़ाई पनीर का मजा ही नहीं आता। ड्राइंग रूम में बैठे रश्मि, रुक्मिणी देवी, मुकेश, राकेश और रोहन एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। ये नेहा का हर काम इतना खास क्यों होता है? कढ़ाई पनीर बनाने में भी इतना शोर। सबसे अच्छी कढ़ाई चाहिए अभी से। कढ़ाई पनीर नाम है तो पनीर के साथ कढ़ाई खिला देगी क्या? माँ, नेहा के लिए तो कढ़ाई पनीर भी किसी 5 स्टार होटल की स्पेशल डिश है। लगता है आज खाने में कोई महारथी डिश बनेगी। देखिए रोहन भैया, नेहा तो ऐसे दिखा रही है मानो कढ़ाई पनीर बनाना किसी जादू से कम नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ खाना खाने से पहले उसका भाषण सुनना पड़ेगा। कढ़ाई पनीर बनाने के 5 आसान टिप्स। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। इस बीच नेहा किचन से फिर से बोलती है, अरे भाभी, ये पनीर इतने छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों काटा? कढ़ाई पनीर में बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, तभी तो उसका रॉयल लुक आता है। हाँ हाँ नेहा, सब तेरे हिसाब से कर दूंगी। थोड़ी देर बाद नेहा ड्राइंग रूम में आती है। उसके हाथ में कढ़ाई पनीर का बर्तन है। वो बड़े गर्व से सबके सामने बर्तन रखती है। लो जी, तैयार है मेरा स्पेशल कढ़ाई पनीर। वाह नेहा, इतनी जल्दी बना लिया? अरे मामी जी, इसमें क्या है, बस पनीर के टुकड़े काट कर कढ़ाई में डाल दो और हो गया कढ़ाई पनीर। ये ना मेरे बाएं हाथ का खेल है। जो लोग इसे मुश्किल मानते हैं वो बस आलसी होते हैं। नेहा की बात सुनकर रश्मि मन ही मन मुस्कुराती है। सब चुपचाप अपनी हंसी दबाते हैं। वैसे मेरे कॉलेज में ना सब मेरी कुकिंग के फैन थे। एक बार मैंने फ्रेंड्स को कढ़ाई पनीर खिलाया था तो सबने कहा, नेहा तुम्हें तो मास्टर शेफ में जाना चाहिए। ये सुनकर रुक्मिणी देवी की हंसी छूट जाती है। वो हंसते हुए कहती है, वाह नेहा, सच में तुम्हारे किस्से तो कभी खत्म ही नहीं होते। हाँ नेहा, अब तो हम भी फैन हो गए तेरी कुकिंग के। वैसे रश्मि, तू भी सीख ले, शायद तुझसे भी कभी इतना शानदार कढ़ाई पनीर बने। कोशिश करूंगी, पर नेहा जैसा हुनर लाने के लिए तो वक्त लगेगा।
घर के सभी लोग कढ़ाई में रखी पनीर पर नमक मिर्च डालकर खाने लगते हैं, पर नेहा से कोई कुछ भी नहीं कहता। नेहा गर्व से मुस्कुराती है। अब हर रोज नेहा की अटपटी खाने की डिशेस को लेकर सब थोड़ा परेशान हो रहे थे, पर फिर भी नेहा से कोई कुछ नहीं कह रहा था। वो जैसा बनाती है सब उसे नमक मिर्च डालकर कैसे भी थोड़ा ठीक ठाक करके खा लेते हैं। एक दिन शाम का वक्त है। रोहन और राकेश ऑफिस से लौटते हैं। रुक्मिणी देवी, मुकेश और रश्मि पहले से ही ड्राइंग रूम में बैठे हैं। रोहन और राकेश जाकर उनके पास बैठ जाते हैं। तभी नेहा बड़े उत्साह से ड्राइंग रूम में आती है। मैंने ना आज राजमा चावल बनाए हैं, खाकर बताइए कैसे बने। नेहा के ये शब्द सुनते ही सबकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। सबके चेहरों पर हल्की घबराहट आ जाती है। रोहन अपने मन ही मन कहता है, हे भगवान, अब ये क्या नहीं बुला है, फिर से ये खाने का आतंक फैलाने वाली है। रश्मि धीरे से राकेश के कान में कहती है, राजमा चावल के नाम पर या तो राजमा सिर्फ उबाल कर लाई होगी या राजमा में बहुत मसाले डाल दिए होंगे और नमक तो होगा ही नहीं। राकेश भी मुस्कुराते हुए कहता है, और चावल का तो पता नहीं क्या हाल होगा। कच्चे भी ले आई हो तो बड़ी बात नहीं है, हमारी मास्टर शेफ नेहा के लिए। तभी नेहा राजमा चावल की प्लेट लाती है और सबके सामने रखती है। खाने की प्लेट देखकर सबका मन और ज्यादा घबराने लगता है। राजमा में ग्रेवी तो है ही नहीं, बस सूप जैसा पानी है। ऊपर से चावल कुछ अधपके लग रहे हैं। मगर नेहा को बुरा ना लगे इसलिए सब मुस्कुराकर प्लेट उठाते हैं। नेहा गौर से सबकी तरफ देखती है। अरे खाइए ना, मैंने बहुत मेहनत की है, ये मेरी स्पेशल रेसिपी है। मेरे मायके में तो मेरे हाथ के राजमा चावल की इतनी तारीफ होती है कि पूछिए मत। अरे नहीं, कोई पूछ नहीं रहा। यहाँ अब तक सबको पता चल चुका है कि तुम जो भी बनाती हो स्पेशल ही होता है। सब थोड़ा थोड़ा राजमा चावल लेकर अपने मुंह में डालते हैं। मुकेश चुपचाप चबाने की कोशिश करते हैं, मगर चावल के टुकड़े उसके गले में अटकने लगते हैं। वो गले को साफ करते हुए कहता है, वाह वाह नेहा, बहुत इनोवेटिव है। मजा आ गया खाकर। वाकई ऐसे राजमा चावल तो आज तक कभी नहीं खाए थे। तभी रश्मि धीरे से कहती है, मजा नहीं सजा है जिसे हम सब मजे लेकर झेलते हैं। कुछ कहा क्या भाभी आपने? अरे भाभी कह रही है कि राजमा तो क्या स्वाद बना है, ऐसा राजमा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है ना। मैंने अपनी खुद की मसालेदार रेसिपी ट्राई की है। रश्मि बुरी तरह से हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। रुक्मिणी देवी हल्की सी मुस्कुराती है। नेहा सबको देखकर फूली नहीं समा रही थी। अच्छा माँ जी, मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, आप लोग आराम से खाना खाइए। हाँ, अरे तुम भी खाओ ना अपने बनाए राजमा चावल, अकेले हम ही क्यों खाए ये स्पेशल राजमा चावल। नेहा मुस्कुराते हुए चली जाती है। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर जाती है सबके चेहरों पर राहत की सांस दिखाई देती है। सब एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। अब इस राजमा चावल का क्या करे भाई? वैसे अन्न को फेंकना तो नहीं चाहिए, पर इसे तो फेंकना ही पड़ेगा, नहीं तो ये तबीयत बिगाड़ सकता है। नेहा के बनाए खाने में कभी भी कुछ भी सही नहीं होता, हर बार नए एक्सपेरिमेंट्स। पर डिंगे तो ऐसे हाँकती है जैसे कहीं की शेफ हो। हाँ भाभी, उसका खाना खाने के बाद मुझे तो हमेशा घर बैठे ही चारों लोग के दर्शन हो जाते हैं। खाना आप बनाओ ना भाभी। मुझसे तो उस दिन के पराठे भी नहीं खाए गए थे। उसने कहा था सॉफ्ट पराठे, मगर पत्थर से भी ज्यादा सख्त थे। अब ये सब कब तक चलेगा? आखिर हर दिन ऐसा खाना खाना कोई मजाक नहीं है, हमें कुछ करना पड़ेगा। मम्मी, मुझे तो लगता है कि नेहा को किचन से दूर ही रखना चाहिए। मगर कैसे? वो हर बार कुछ नया करने का दिखावा करके हम सबको फंसा देती है। अच्छा, अब नेहा को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हम सब एक प्लान बनाएंगे। सच में मम्मी, कुछ तो करना पड़ेगा, वरना रोज रोज नेहा का ये बकवास एक्सपेरिमेंट झेलना पड़ेगा। अरे कल शाम को कुछ मेहमान आ रहे हैं, तो कल खाना नेहा बनाएगी। अरे पर मेहमानों के सामने नेहा के बनाए खाने का क्या हाल होगा? नेहा के हाथ का खाना खाकर वो मेहमान दोबारा कभी हमारे घर नहीं आएंगे। बात तो तुम्हारी सही है राकेश। राकेश की इस बात पर रुक्मिणी देवी हंसते हुए कहती है, पहले पूरी बात तो सुनो। हम नेहा से कहेंगे कि शाही दाल और पनीर मखनी बनानी है। आपका मतलब है शाही पनीर और दाल मखनी? अरे नहीं, शाही पनीर और दाल मखनी की जगह उल्टा जानबूझकर बोलूंगी, शाही दाल और पनीर मखनी। अब वो जैसा खाना बनाएगी देख लेना। उसे तो हमेशा नाम के हिसाब से खाना बनाकर रख देने की आदत है ना,
फिर मेहमान जब नेहा के खाने को बुरा कहेंगे तो खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। अरे वाह मम्मी, ये तो जबरदस्त प्लान है। मेहमान जब उसके हाथ का उल्टा पुल्टा खाना खाकर उससे बोलेंगे तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। रुक्मिणी की इस तरकीब से सारे घर वाले बहुत खुश होते हैं और नेहा के घर लौटने का इंतजार करते हैं। शाम को जब नेहा घर लौटती है तब रुक्मिणी देवी उससे कहती हैं, नेहा बेटा, कल घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। रश्मि की तबीयत जरा ठीक नहीं है तो कल का खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा। बना लोगी ना? हाँ मम्मी जी, बस आप कहिए क्या बनाना है, मुझे तो सब आता है। आप तो जानती हैं, खाना बनाने में मैं बिल्कुल चैंपियन हूँ। चाहे किसी 5 स्टार होटल की शेफ से कंपटीशन करवा लो। ज्यादा कुछ नहीं बेटा, बस लच्छा पराठा, शाही दाल और पनीर मखनी बना लेना। ओ बस इतना सा? ये तो मेरे बाएं हाथ की बात है। अब देखिएगा, सब कहेंगे ऐसी दाल और पनीर पहले कभी नहीं खाया। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कह रही है तुम। ऐसी दाल और पनीर तो किसी ने कभी नहीं खाया होगा। अब तो भगवान ही मालिक है। नेहा इतराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन नेहा रसोई में पूरे जोर से खाना बनाने में जुट जाती है। वो शाही दाल बनाने के लिए काजू, किशमिश, बादाम, मलाई और जाने क्या क्या डाल रही थी। फिर वो खुद से कहती है, शाही दाल मतलब इसमें सब कुछ शाही होना चाहिए। जितने ड्राई फ्रूट्स होंगे उतना ही ज्यादा शाही लगेगी दाल। वो दाल में ढेर सारी क्रीम भी डाल देती है। दूसरी तरफ वो पनीर मखनी बना रही थी। पनीर मखनी बनाने के लिए उसने फ्रिज में रखा पूरा मक्खन खत्म कर दिया। पनीर मखनी में मक्खन जितना ज्यादा, स्वाद उतना शानदार। ये खाना तो टॉप लेवल का बनेगा। थोड़ी देर में रसोई से खुशबू उठती है। नेहा अपने बनाए खाने पर गर्व करते हुए मुस्कुराती है। शाम का वक्त है और मेहमान आ चुके हैं। अब ड्राइंग रूम में बैठे सारे गपशप कर रहे थे। रुक्मिणी देवी मन ही मन खुश हो रही थी। आज तो मेहमान नेहा को सबक सिखाएंगे। खाना देखकर कहेंगे ये क्या बनाया है। हाँ मम्मी, देखते क्या होता है। आज तो नेहा गई काम से। तभी नेहा आती है और सबसे मुस्कुराकर कहती है, मम्मी जी खाना लग चुका है, मेहमानों से कहिए ना खाने के टेबल पर आ जाए। सब खाने के टेबल पर पहुंचते हैं। नेहा लच्छा पराठा, शाही दाल और पनीर मखनी परोसती है। सभी के चेहरे पर उत्सुकता और हल्के डर की झलक थी। नेहा गर्व से खड़ी थी। मेहमान पहला कौर खाते हैं और पूरे घर में एक पल को सन्नाटा छा जाता है। सब मेहमान की शक्ल देखने लगते हैं। तभी, ये क्या बनाया है भाई? वाह, ऐसी डिश तो पहले कभी नहीं खाई। सभी चौंकते हैं। रुक्मिणी देवी और बाकी घर वाले मन ही मन खुश हो जाते हैं कि अब नेहा को सबक मिलेगा। तभी खाना खाते हुए मेहमान फिर से कहते हैं, ये तो गजब की दाल है। इतनी अलग और स्वादिष्ट दाल हमने पहले कभी नहीं खाई। और ये पनीर मखनी, आहा, क्या मक्खन डालकर बनाया है, मजा आ गया भाई। ऐसी पनीर तो मैंने पहले कभी नहीं खाई। नेहा, अब तो कमाल की कुक हो। हमें तो हर वीकेंड यहाँ बुलाना पड़ेगा। इतना टेस्टी खाना खिलाकर फंस गई हो आप। ये सुनकर नेहा की तो बांछी खिल जाती है। वो गर्व से मुस्कुराते हुए अपनी तारीफें सुनती है। रुक्मिणी देवी और बाकी घर वाले अपना माथा पीट लेते हैं। मैंने कहा था ना मम्मी जी कि मैं चैंपियन हूँ। ये खाना मेरी खास रेसिपी है। मैं तो सोच रही हूँ यूट्यूब चैनल खोल लूं, नाम रखूंगी नेहा की शाही रसोई। घर वाले धीमी आवाज में आपस में बात करते हैं। मम्मी, अब तो इसकी शीकी और बढ़ गई। लगता है अब शाही दाल और पनीर मखनी का नया चैलेंज शुरू होगा। आज तो हमारी प्लानिंग पूरी तरह फेल हो गई। अब हर दिन नए नए स्पेशल खाने के लिए तैयार रहो। सभी उदास चुपचाप खाना खा रहे थे, पर नेहा अपनी तारीफें सुनकर फूली नहीं समा रही थी।